ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सिकुड़ता गरीबी का दायरा। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के ये विचार रहते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। गरीबी के मुद्दे पर लंबे समय से गंभीर बहस होती आई है और इस बहस का एक बिंदु यह भी होता है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या असर पड़ता है। अमूमन यही माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि के विस्तार के साथ ही गरीबी का दायरा सिकुड़ता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है और जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक न्यूनतम कसौटी को गरीबी रेखा के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त आमदनी का आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय नहीं, तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खपत को परवाना माना गया है। पिछली सदी के छठे दशक में विकसित हुई इस पद्धति को आठवें दशक में संशोधित किया गया और गरीबी के आकलन में सटीक डाटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम गरीबी रेखा को भली भांति रूप से परिभाषित करना भी है। और इस कड़ी में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि HCES अहम भूमिका निभाता है। इस सर्वे में खानपान, परिधान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। HCES के हालिया आंकड़ों में गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है और इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दिशा को दिखाते हैं और इससे जुड़ी आंकड़ों के दूसरे चरण की जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है। उनके सामने आने के बाद हमें कुछ और ठोस आधार मिलेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं और उनके व्यापक विश्लेषण से देश में उपभोग के रुझान को लेकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं और इससे स्पष्ट है कि लोग अब केवल अनाज पर ही केंद्रित न होकर अपने भोजन में दूध, मांस, फल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी तरजीह दे रहे हैं। खान पान के रुझान में इस परिवर्तन का कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसे पहलुओं से गहरा सरोकार है। और आप देखते हैं कि इस रुझान के प्रमुख निष्कर्षों की पड़ताल करें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण उपभोग में 164% तो शहरी उपभोग में 146% की बढ़ोतरी देखी गई है और इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। एक बार तमिलनाडु को देख लीजिए। यह तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। ये आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। तो आप देखिए इसमें आप देखेंगे और ग्रामीण, अगर आप लोग देखें, ग्रामीण सिक्किम 394% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर है। ये आप देख लीजिए, ये आपका सिक्किम है। गंगटोक इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, चाइना, भूटान से लगती है। 3 देशों से लगती है और एक राज्य पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और आप देखते हैं कि इसका दूसरा पहलू तो और भी महत्वपूर्ण है कि वह यह कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भोजन सामग्री पर घरेलू खर्च का हिस्सा 50% से भी कम हो गया है। भोजन पर होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ ही एंगेल के नियम के अनुरूप भी है कि आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता जाता है। तीसरा पहलू अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी पर मौजूद 20% लोगों के स्तर पर यह देखने को मिला है और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य सुरक्षा पहल की भी भूमिका हो सकती है और जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। देखिए, अगर आप लोग गरीबी को मिटाने के लिए सरकार की तरफ से पहल के रूप में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये आप लोग योजना इस तरह की रहती हैं, उन्हें जरूर आप लोग बता दिया करिएगा। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई और इसके चलते लोग अपने भोजन में फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और एनिमल प्रोटीन शामिल कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, जो नीतियां अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि हमारी कृषि नीतियों की दिशा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए और मौजूदा व्यवस्था में गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कायम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की बात हो रही है। किसानों की एमएसपी कम से कम आप देखिए इतना पैसा मिलेगा, आपकी फसल का एक तय हो जाती है ना फसल बुआई से पहले, उसी की बात हो रही है। और खरीदारी से आप देखिए जुड़ा तंत्र, इनकी मांग घटने के बावजूद उनके
उत्पादकों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। और ऐसे में बागवानी, डेयरी और मवेशियों पर जोर देना टिकाऊ एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने के साथ कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चों को भी मजबूत करेगा। यह रिपोर्ट कुछ चिंताजनक पहलुओं की ओर संकेत करती है। ऐसा ही एक पहलू प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों उत्पादों की बेहताशा बढ़ते उपभोग का भी है। खास तौर से आप देखें, खास तौर से 20% अमीर आबादी में यह खपत खासी बड़ी है और जिससे जन स्वास्थ्य के समक्ष एक संकट आकार ले रहा है। तमाम शोध अनुसंधान निरंतर रूप से यह दर्शाते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और मोटापा, मधुमेह एवं हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध है। ऐसे में सरकार को इन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लेकर पोषण से जुड़े पहलुओं के विनियमन का कोई उपाय करना चाहिए और साथ ही इन खाद्य सामग्रियों के अतिशय उपभोग को लेकर जागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है और विशेष रूप से शहरी इलाकों में ऐसा किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी संकेत करती है, जैसे एनीमिया में बढ़ते मामले। इस लिहाज से आप देखिए, महिलाओं, बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। सरकार द्वारा आयरन युक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बावजूद एनीमिया की समस्या बनी हुई है। ऐसे में केवल आयरन युक्त खाद्य सामग्री ही नहीं बल्कि खान पान में विविधता भी एनीमिया की चुनौती से निपटने में उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है जो विविधतापूर्ण, पोषण से परिपूर्ण भोजन तक पहुंच को सुगम बना सके और विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यक है। उपभोग का यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समय अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यदि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी अनुसार संशोधित की जाए, तभी महंगाई की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। कुल मिलाकर भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है। हमें अपनी नीतियों को भी बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो हमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण के मोर्चे पर चुनौतियों का भी तोड़ निकालना होगा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रमुख सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और जो इकोनॉमी की किताबें हैं ना, अर्थशास्त्र की किताबें हैं एनसीईआरटी की, उन्हें आप लोग जरूर पढ़ लीजिए और एक बेस आपको बन जाता है सब कुछ। वहाँ आप लोगों को एक टर्म जो जीडीपी देखते हैं आप लोग, गरीबी देखते हैं, वहाँ आपको इसकी परिभाषा मालूम चल जाती है। उनकी भी सुने जिनकी सुनवाई नहीं है। इससे सभी भली तरह परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का कई दलों और संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है कि एससी/एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करना संविधान सम्मत है। लेकिन आखिर इससे कितने लोग अवगत हैं कि इस फैसले का स्वागत करने वाले भी हैं? इनमें मुख्यतः एससी/एसटी समाज की वंचित जातियों के संगठन है। वंचित जातियों के ये संगठन एससी/एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण के फैसले का स्वागत करने के साथ ही उसे लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कठिनाई से सुनी जा रही है, क्योंकि कोई प्रमुख दल या संगठन उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण के वर्गीकरण की बात हो रही है कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें कम आरक्षण दीजिए और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें ज्यादा आरक्षण दीजिए, इस तरह के वर्गीकरण की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और जब भी आरक्षण के मुद्दे पर आप कहीं बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बड़ा न्यूट्रल हुआ करिएगा, दोनों पक्ष देखा करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि कई लोगों से आप बात करिए तो वे एक तरफा बोलने लगते हैं। कुछ लोग आरक्षण के बिल्कुल पक्षकार हो जाते हैं, कुछ लोग विरोधी हो जाते हैं। वो नहीं होना है। आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताना है, एक पढ़े लिखे की तरह बताना है, ठीक है। और उत्तर भारत में ले देकर जीतन राम मांझी का दल ही एससी/एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहा है। मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारत बंद के जरिए सड़कों पर उतरकर नाराजगी भी जताई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में भी कई संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता मीडिया के एक बड़े हिस्से में दर्ज ही नहीं हो पा रही है। और इसी 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने अशोक आज्ञानी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया, लेकिन इसकी जानकारी शायद ही किसी को हुई हो। और इसी तरह झालावाड़ में राजस्थान समग्र भील वर्ग ने एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर अरविंद भील के संयोजन में एक बड़ा जुलूस निकाला और इसमें आप देखिए करीब 25,000 लोग शामिल हुए, लेकिन वह यहाँ स्थानीय मीडिया में ही दर्ज होकर रह गया। यह स्थिति अन्य अनेक शहरों में हुई आयोजनों को लेकर रही है। एससी/एसटी समाज की वंचित जातियों के छोटे बड़े संगठन ऐसे आयोजन अब भी कर रहे हैं,
लेकिन उनकी ओर ना तो जनता का ध्यान जा रहा है, ना ही सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक दल पहले कभी एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन किया करते थे, उन्होंने या तो चुप्पी साध ली या फिर अपने रुख को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि इस पर हम मंत्रणा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत किया था। इस फैसले का स्वागत करने वालों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन चिराग पासवान इस फैसले के विरोध में उतर आए। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि आरक्षण के मुद्दे पर बोलने में हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमें चुनावी नुकसान ना हो जाए। एक दो क्षेत्रीय दलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं या मौन धारण किए हुए हैं। विरोध करने वाले यह तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एससी एसटी समाज की एकता खत्म करने वाला है। आखिर यह कैसी एकता, जिसमें एससी एसटी समाज के हितों की चिंता करने वाले ही यह देखने को तैयार नहीं है कि उनके बीच आरक्षण से के लाभ से वंचित जातियां भी हैं। इन दोनों वर्गों की वंचित जातियों के कई संगठन एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने के भी पक्षधर हैं। क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अभी पिछड़ा वर्ग में लागू है ना ये, और आपने देखा होगा जैसे ही आप फील करते हैं फॉर्म की, क्या फील करते हैं कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको आरक्षण मिलना बंद हो जाता है और आपको फीस जनरल कैटेगरी के बराबर देनी पड़ती है। तो उसी की बात हो रही है, लेकिन ऐसा होने के आसार कम ही है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आवश्यकता भर जताई है और दूसरी राजनीतिक कारणों से कोई भी, और यहां तक कि केंद्र सरकार भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। मोदी जी कह भी चुके कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अधिकांश दल यह कहते हुए इसके विरोध में आ गए कि संविधान में क्रीमी लेयर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यदि ऐसा है तो ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे लागू है? और एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि उच्च पदों पर पहुंच गए एससी एसटी समाज के लोगों में निश्चय भी भेदभाव होता है। इससे इंकार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि आरक्षण पिछड़े तबकों के उत्थान का जरिया भले हो, उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने का कारगर उपाय नहीं है। स्पष्ट है कि भेदभाव को दूर करने के लिए केवल आरक्षण पर आश्रित नहीं रहा जा सकता है। इसे दूर करने के लिए सरकारों और समाज को कुछ और करना होगा। इसके लिए एससी एसटी समाज की अपेक्षा के समर्थ जातियां इस समाज के हितों की बातें करने वालों को भी सक्रिय होना होगा, क्योंकि यह आप देखते हैं कि सच्चाई है कि एससी एसटी समाज की वंचित जातियों से इस वर्ग की वे जातियां भी दूरी बनाकर रखती हैं जिनका सामाजिक आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जो राजनीतिक दल से भी प्रभावी हैं। और इसका एक प्रमाण यह है कि जब एससी एसटी समुदाय के वंचित जातियों के संगठन आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने पर बल देने के लिए अपने कार्यक्रमों में लोगों के आने की अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले दलों और संगठनों के समर्थक एक्स, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर उन पर तंज कर रहे थे और उन्हें इनका या उनका एजेंट बता रहे थे। विडंबना यह है कि एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वाले वे भी हैं जो यह नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भले ही ऐसे लोग एससी एसटी वर्ग की एकता की कितनी भी दुहाई दें, सच है कि इन दोनों वर्गों में अनेक ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं या फिर जिन्हें आरक्षण का ना के बराबर लाभ मिला है। यदि एसटी एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाता तो यह इन समुदायों की दर्जनों वंचित जातियों के साथ जानबूझकर किया जाने वाला अन्याय होगा। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इस तरह के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। ऊर्जा, पित्त यज्ञ, मानवता की पोषक होने से भारतीय संस्कृति धरती के सभी प्राणियों की योगक्षेम की चिंता करती है। इसकी सिद्धि के लिए मानव को साधक बनाकर पंच यज्ञों का विधान किया गया है, और जिसमें चेतन ही नहीं जड़ पदार्थों का भी ध्यान रखा गया है। मनुष्य पर जन्म से ही देव, ऋषि, पितृ आदि 5 ऋषि ऋणों का भार होता है। पंच यज्ञ इनसे मुक्ति के साधन है। इनमें आप देखिए पितृ यज्ञ पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय है। वेदों ने माता पिता के आदर सम्मान सेवा के लिए मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा का उद्घोष किया है। इसी भावना की सिद्धि हेतु भारतीय संस्कृति में आप देखिए पितृपक्ष का विधान है, जिसमें श्राद्ध कर्म द्वारा उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा भाव प्रमुख होने से इसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से समर्पित भोगों को पूर्वज भाव रूप में ग्रहण करते हैं। स्थूल के नाम सूक्ष्म जगत भी सत्र है, जिसे भाव जगत भी कहा जाता है। माता पिता एवं गुरु स्थूल शरीर के न रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से हमेशा जीवित रहते हैं। उनका मार्गदर्शन संबल बनकर सदा हमारे साथ रहता है। अतः उनकी संतृप्ति के लिए तर्पण एवं दान आदि के द्वारा पितृ यज्ञ संपादित करने का भी विधान है। स्वार्थपूर्ण भोगवादी संस्कृति में जीने वाले लोग भले ही श्राद्ध कर्म में विश्वास ना करते हो, किंतु दूरदृष्टा भारतीय
ऋषियों का चिंतन व्यापक होने से परार्थ परार्थ परक है। इस प्रयोजन में दान आदि क्रियाओं से जल थल और नभ में रहने वाले जीवों की भी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। पितृ यज्ञ का मूल उद्देश्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धा तथा उन सबके अंतर्मन में दीन दुखियों के प्रति दया भाव जागृत करना है। भारतीय संस्कृति का यह अनूठा अनूठा भाव दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके माध्यम से सनातन संस्कृति के लोग अपने मृत पूर्वजों को भी जलांजलि देते हैं और पितृपक्ष वस्तुतः वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जो हमें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, संस्कृति है, हमारी मान्यताएं हैं, अच्छी बात है। और सभी से मैं तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि माँ बाप को, दादा दादी को जीते जी तो खाना खिला दीजिए। मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आप देखिए अपने माँ बाप को अच्छे टाइम से खाना नहीं खिला सकते हैं, उनके बुढ़ापे में सेवा नहीं कर सकते हैं, अपने दादा दादी का हाल नहीं पूछ सकते हैं। वो भी आप देखते हैं कि उनके जाने के बाद बड़े उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं, पित्त इस तरह का। आप देखिए क्या क्या होता है, दुनियादार के होते हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये करवा दीजिए, वो करवाते फिरते हैं। वो मत करिए, उससे पहले कि कम से कम वो जब तक जिंदा है उनकी सेवा जरूर कर दीजिए, इंसानियत से पेश आइए। और वो कहावत है ना, ये हकीकत में देखने को मिलती है कि एक माँ बाप 5 से 7 बच्चों की देखभाल कर देते हैं। जब लेकिन माँ बाप की देखभाल की बारी आती है तो 5 से 7 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं। एक साथ चुनाव की तैयारी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह यह स्पष्ट किया कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक साथ चुनाव करवाने का मतलब हो रहा है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाए, जो आपके स्थानीय चुनाव वो भी एक साथ हो जाए, तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। अभी आप देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। और यहाँ चुनाव आयोग के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस प्रतिबद्धता का परिचय एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति से भी मिला था। और इस समिति ने व्यापक विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में उन बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाव जो आप देखते हैं एक साथ चुनाव कराने में आड़े आ सकती है। यह रिपोर्ट यही बताती है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे तर्क खोखले ही अधिक हैं। ये तर्क इसलिए भी खोखले साबित होते हैं कि 1967 तक लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, 1967 तक एक ही साथ चुनाव होते थे आपके। और आप देखिए आखिर इस तथ्य के आलोक में यह कैसे कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराना संविधान सम्मत नहीं है? क्या जब एक साथ चुनाव होते थे तो संविधान की उपेक्षा करके होते थे? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी लोकसभा के साथ कुछ विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इस बार लोकसभा के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव हुए। आखिर जब लोकसभा के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो शेष राज्यों के क्यों नहीं हो सकते हैं? वास्तव में यह दलील विरोध वाली राजनीति का ही परिचायक है। एक साथ चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। एक साथ चुनाव केवल इसलिए नहीं होने चाहिए कि देश को बार बार होने वाले चुनाव से मुक्ति मिलेगी, ये इसलिए भी होने चाहिए कि ताकि संसाधनों की बचत के साथ चुनावी माहौल के कारण पैदा होने वाली अनावश्यक राजनीतिक कटुता से बचा जा सके। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा और इससे विकास एवं जल कल्याण का काम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव में यदि कुछ बाधा है तो वह राजनीतिक संकीर्णता। राष्ट्र में संकीर्णता का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे देशों को कम लोकतांत्रिक कहा जा सकता है जहां संसद के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं। यह ठीक नहीं कि एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों को अपनाने से भी बच रहे हैं। और समय की मांग तो यह है कि उन्हें न केवल एक साथ चुनाव पर सहमत होना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाने पर भी राजी हो जाना चाहिए जिसमें प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की भी भागीदारी हो। अभी तो प्रत्याशी चयन में मनमानी ही होती है। हालांकि इससे दुष्परिणाम राजनीतिक दल ही भोगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि प्रत्याशी के चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रत्याशियों की भी डिबेट हो, जिस तरह से आप देखते हैं कि अमेरिका में होती है ना, डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, कमला हैरिस की बीच चल रही। ऐसा मैं कहता हूँ 2 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप देखिए कोई भी नेता राष्ट्रीय पार्टी के उन्हें सामने रखना चाहिए। जैसे मोदी जी राहुल गांधी को डिबेट के लिए करना चाहिए, क्या उनके विजन है और जो 5 साल सत्ता में रह चुका है उसने क्या किया है, आगे आने वाले समय में क्या करेगा, ये सब बातें होना चाहिए ना। चीता आयोग के 2 वर्ष। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में
चीते लाए गए थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दिल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़कर भारत में एक नए चीता युग की शुरुआत की थी। हृदय प्रदेश भी कहते हैं ना मध्य प्रदेश को। विलुप्त हो चुकी बिल्ली प्रजाति की इस आकर्षक प्रणाली की करीब 75 वर्ष बाद देश में आमद हुई है। भारत के वातावरण से सामंजस्य बैठाने और विदेशी धरती से इस जीव के देशी हो जाने पर लगातार होती बहस के बीच यह स्वर्णिम अध्याय रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। परिस्थिति जन्य सामंजस्य और मौसमी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में लगे समय में कुछ चीते काल कवलियत हो गए, तो कुछ ने अपना वंश बढ़ाकर चीता प्रोजेक्ट के सफल होने पर मुहर भी लगा दी। 1972 में चल रही चीतों को भारत लाने की कोशिश आखिरकार वर्ष 2022 में सफल हुई। 1973 में पहली बार भारत ईरान सरकार के बीच अनुबंध हुआ था, लेकिन बात नहीं बन सकी। 2008 में दोबारा इस परियोजना को लेकर प्रयास हुए, लेकिन अंततः यह मसला 2020 में सुलझाया जा सका। 2022-23 में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से 8 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। इन चीतों के वंश में जन्मे 17 शावकों में से 12 जीवित है। हालांकि इसमें आप देखिए दो राय नहीं कि अभी चीता युग शैशव अवस्था में ही है और देश को चीतों की गौरव भूमि का स्थान प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा तय करना होगी। चीतों की रफ्तार पर सवार होकर पर्यटन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का स्वप्न भले ही बेहद सुखद हो, लेकिन इस राह की चुनौतियां से जूझना भी कम मुश्किल नहीं है। हाल ही में हुई चीता पवन की मौत के बाद पार्क प्रबंधन के साथ ही चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों से ने सतर्कता का दायरा और विस्तृत किया है। यही वजह है कि चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने को लेकर अब भी अधिकारी निश्चिंत नहीं है। कीटनाशकों के दुष्चक्र में कृषि। एक कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए 7 देशों भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने सामूहिक रूप से किसानों को $379 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की पहल की है और इसका मकसद प्लास्टिक और कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त कृषि को प्रोत्साहन देना है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक खतरा बनकर उभर रहा है। हर साल आप देखिए विश्व में 12 अरब किलोग्राम कृषि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि प्लास्टिक का उपयोग ज्यादातर ग्रीन हाउस बनाने के लिए किया जाता है। वहीं प्लास्टिक मल्चिंग विधि के तहत प्लास्टिक की पतली परत फसलों की पंक्तियों को ढकती है ताकि उनकी जड़ों को सुरक्षित रखा जा सके और फसल उगने के दौरान खरपतवारों को रोका जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग छाया और सुरक्षात्मक जाल तैयार करने तथा सिंचाई उपकरणों में किया जाता है और कृषि में प्लास्टिक का उपयोग मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता उत्पादक और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग के बाद पूरी तरह से एकत्रण और उसका दोबारा उपयोग या पुनर्चक्रण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वह खराब या फिर गंदा हो जाता है। इसके व्यापक उपयोग से मिट्टी में बड़ी मात्रा में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जमा होने लगते हैं और जिसमें आप देखिए मृदा एवं जल स्रोत दूषित होते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशक अपरिहार्य बनता जा रहा है। कृषि में आप देखिए कीटनाशकों के प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके विषैले प्रभाव से हर साल लगभग आप देखेंगे कि 11,000 लोग मरते हैं। मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के अलावा फसलों का पर प्रयोग के बाद इसके अंश वायुमंडल, वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्रोतों और भूमि में मिलकर मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल आप देखिए लगभग 4 अरब टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और कीटनाशक सीधे संपर्क के कारण त्वचा एवं आंखों, श्वसन के जरिए फेफड़ों और उत्पादित खाद्य पदार्थों के जरिए मानव शरीर में प्रवेश करता है। साथ ही यह परिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता है और यह पशु पक्षियों, सूक्ष्म जीवों और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। बहरहाल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 29, ऊर्जा खपत के 30, कृषि भूमि उपयोग के 33, भूजल निष्कर्षण के 70 और वनों की कटाई के 75% हिस्से के लिए जिम्मेदार कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाना जरूरी है। यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा और देखना हुआ अगर तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जैविक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए।
मैं कहता हूँ इस तरह के आर्टिकल मिला करें, जहां भी पढ़ा करिएगा जरूर। भारत अगले 3 साल में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम विकासशील से विकसित देश की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ दवाएं, उर्वरक, टीके और अक्षय ऊर्जा समेत अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता को टिकाऊ बनाना होगा। दैनिक जीवन में खपत होने वाली कई वस्तुएं रासायनिक विक्रिया के से तैयार होती हैं, और आप देखते हैं कि इन वस्तुओं को बनाने में काफी मात्रा में संसाधनों का नियोजन होता है। और जलवायु संकट के दौर में हमें ऐसे संसाधन विकसित करने होंगे जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ऐसे में जैव प्रौद्योगिकी समावेशी विकास का सबसे कारगर उपक्रम बनकर उभरा है, और इससे प्रयोगशाला में नए उत्पाद एवं वस्तुएं तैयार करने वाली जैविक प्रक्रिया विकसित की जाती है। जीवधारियों से प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद तैयार होते हैं। यह संसाधनों के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को और जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी की अद्यतन विधियां हैं। और केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दी है, और इससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के मुताबिक 2020 में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था का आकार 70.2 अरब डॉलर का था। 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 2.6% रही, और इस दशक के अंत तक यह हिस्सेदारी 3.5% के स्तर पर पहुंच जाएगी। और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे जेनेटिक्स, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान आदि से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में नई दवाएं, टीके, उपचारों का विकास किया जा रहा है। कृषि में जेनेटिक रूप से संशोधित प्रजातियां जैव ईंधन, जहां कृषि व्यवस्था में बदलाव लेकर आए, वहीं कई तरह के रसायन, कागज, वस्त्र और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। विश्व जीव निर्भर और जैव ईंधन ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैव ईंधन ऊर्जा का टिकाऊ भविष्य है, जो बिना किसी प्रदूषण के स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। जैव ईंधन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के साथ साथ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जैव ईंधन का मतलब पेड़, अनाज, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। जैव ईंधन को कई तरह के बायोमास होता है, और इसमें आप देखिए कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन, पेट्रोल, डीजल का पर निर्भरता कम होगी, और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। बाजार में अमेरिका और ब्राजील की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है। यूरोपीय संघ उसके बाद आता है। भारत सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण, और जिसके तहत सरकार 2025-26 तक एथेनॉल 20% पेट्रोल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा, तो आप देखिए खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा। जैव प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक अनुप्रयोग खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में है। इसकी मदद से हम नई किस्म तैयार कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आई है। विश्व में मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का 5वां हिस्सा नष्ट हो जाता है। ऐसे में इसे बचाने में जैव तकनीक काफी असरदार साबित हो रही है। देश में फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी रोकने के लिए इसकी श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना होगा। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। ईंधन की खपत बढ़ने से देश का तेल खर्च कम हुआ है, और बायो से एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में एक एवं नवाचार सामने आएगी। अनाज एवं खाद्य पदार्थ बायो एथेनॉल सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में से एक है। इसी तरह खेती के लक्ष्य को जैविक कीटनाशक अहम है, और इनका विकास पद्धतियों से किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसी सफलता में बायो E3 नीति सहायक होगी। हालांकि आप देखिए इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार के दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। जेनेटिक रूप से रूपांतरित GM फसलों जैव प्रौद्योगिकी की देन है, लेकिन ये तभी ध्यान सुरक्षा से जुड़ी हल कर ली जाए। जैव प्रबलीकृत बायो फोर्टिफाइड फसलें कुपोषण से जंग को आसान बनाती हैं। सक्षम पर्यावरण अनुकूल प्राधिकरण द्वारा दिल के दी गई है,
और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त बन गया है। दवाओं एवं टीके की उपलब्धता। विश्व से हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए आविष्कार किए गए टीके से आज यह बीमारी काफी हद तक न सिर्फ नियंत्रण में है, बल्कि इससे कई जानें भी बचाई गई। आज मधुमेह से लड़ाई में कारगर इंसुलिन की उपलब्धता के पीछे जैव प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। कुछ वर्ष पहले आई कोविड महामारी के वैश्विक संकट में भारत की जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का दुनिया ने लोहा माना है। एक और जहां आप देखिए विश्व की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं असहाय नजर आ रही थी, वहीं कोरोना वायरस जनित इस आपदा को परास्त करने में भारत ने जैव प्रौद्योगिकी को एक अहम हथियार बनाया। भारतीय विज्ञानियों ने जिस तरह जैव प्रौद्योगिकी की मदद से mRNA वैक्सीन तैयार की है, उससे कोरोना की जंग में भारत वैश्विक स्तर पर मानवता की पहल का केंद्र बना है। विश्व के अलग अलग देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत उपलब्ध कराए गए टीके जैव प्रौद्योगिकी का मानवता को एक बड़ा उपहार है। और जैव अर्थव्यवस्था में जैविक दवाओं की सबसे अहम हिस्सेदारी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंजूर की गई लगभग 2 दर्जन दवाएं बाजार में 2025 तक उपलब्ध होंगी। और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विगत कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। इसका लाभ भारतीय दवा उद्योग को हो रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 55 बायोफार्मा कंपनियों के आवेदन उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के तहत मंजूर किए जा चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी भारतीय रोजगार परिदृश्य में ठोस बदलाव लेकर आया है। आज देश में आप देखिए 2000 से अधिक बायो स्टार्टअप हैं। इनकी बड़ी संख्या ऐसे स्टार्टअप्स की है जो सिर्फ 4-5 साल पुराने हैं। ऐसे में प्रारंभिक स्तर पर ही उन्हें यदि बाजार मुहैया कराया जाए तो ये सफलता मानक स्थापित कर सकते हैं। दिव्यांगता से लड़ाई में सहायक। तो विज्ञान तकनीक के इस मेल से उपजी बायो पेंटिंग जैसे नवाचार दिव्यांगता की लड़ाई को भी आसान बनाने में मददगार है। बायो पेंटिंग में वस्तुओं की प्रतिकृति तैयार करने के साथ साथ उनमें संवेदन क्षमता भी विकसित की जाती है। 3D और 4D पेंटिंग में प्लास्टिक और धातु की जगह जीवित कोशिकाएं बायो इंक उपयोग में लाई जाती है। इस जैविक तत्व के संश्लेषण से प्राप्त टिश्यू इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। और इसमें आप देखिए टिश्यू या उसकी प्रतिकृति तैयार कर ली जाती है। और इसमें आप देखिए व्यक्ति की दिव्यांगता के अनुसार कृत्रिम जैविक अंग तैयार किए जाते हैं। बायोनिक आंख, कॉन्टेक्ट और लेंस, स्पीच रिस्टोरर, स्मार्ट पिल, नर्व रीजनरेटर, पोर्टेबल डायलिसिस, फोटोसिंथेटिक लिम्ब आदि तैयार करने में जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता को दोहन होना चाहिए। हालांकि नई पादप प्रजातियों का विकास हो या फिर मनुष्य एवं पशुधन की जैविक संरचना में बाह्य एवं आंतरिक बदलाव, इसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। नियमन के अभाव में आप देखिए इससे नई चुनौतियां भी पैदा होंगी। जैव प्रौद्योगिकी पर बड़े शोध। तो देश में जैव प्रौद्योगिकी पर शोध एवं निवेश को हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा। पिछले केंद्रीय बजट में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय आवंटन में 16% कटौती की गई थी। इसी तरह शोधकर्ताओं, अकादमिक जगत तथा उद्योग के बीच जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को व्यवहारिक रूप से देने वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बजटीय आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है। इनको सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ विदेशी संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उनकी प्रयोगशालाओं में संसाधनों का अभाव बड़ी चुनौती में, और वहां शोध की पर्याप्त अवसंरचना न होने से जैव प्रौद्योगिकी विषयों के स्नातक तथा परास्नातक रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होते हैं। सरकार उद्योग जगत को भी आगे आना होगा। हालांकि शोध एवं नवाचार के लिए सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भरता की मानसिकता भी ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने बायो E3 नीति के साथ विज्ञान धारा योजना के लिए 10,579 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अगर जैव प्रौद्योगिकी आधारित शोध एवं विकास कार्यक्रमों को गति देने वाले विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा स्टार्टअप्स पर तक निवेश और नीतिगत प्रोत्साहन पहुंचेगा तो यकीनन भारत को जैव अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनने में से कोई नहीं रोक सकता है। तो सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए और जो हमारी उपलब्धियां अभी तक उनके बारे में बता दिया करिएगा, और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर भी ध्यान रखा करिएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने बढ़ाई चिंता। ये कहाँ की बात हो रही है? उत्तराखंड की। ये आप देखिए देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्य में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये।
ये जनसांख्यिकीय परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। 2022 के चुनाव में ठीक पहले राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क भी करने के निर्देश दिए थे। इधर मतांतर, लव जिहाद, छेड़छाड़ के मामले सामने आने पर सरकार ने अब उत्तराखंड में राज्य में आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाने का निर्णय दिया। देख सकते हैं, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। और देखिए, जो हम लोग बात कर लेते हैं, 1-2 बार देख लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, फिर उन पर बार बार आर्टिकल्स पर बात करना मुझे लगता है टाइम बर्बाद करने जैसा होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डेली आप लोग हर हाल में जुड़े रहा करिएगा, तो कोई आपका आर्टिकल छूटे भी ना। कोई भी मुद्दा चर्चा में रहता है तो उस पर एक सामान्य जानकारी तो आप लोगों के पास आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपके दैनिक जागरण के आज के संपादकीय पाठ की। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।